नौजवानों को गुमराह करना, उनको बरगलाना और उनके थ्रू एक खेल के जरिए, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए धर्मांतरण करवाना, ये साजिश उजागर हुई है। खबर की शुरुआत गाजियाबाद से करते हैं, अखाड़ा में, जहां धर्म परिवर्तन कराने वाले ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो हाईटेक तरीके से गैर इस्लामिक धर्मों के नाबालिग लड़कों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराता था। ये गैंग ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर एक्टिव था, जो गेम खेलने वाले ऐसे बच्चों को शिकार बनाता था जो गेम हार जाते थे। ये गैंग गेम हारने वाले बच्चों से चैट करता था और उन्हें गेम जीतने के लिए कुरान की आयतें पढ़ने के लिए प्रेरित करता था, और जो लड़का आयतें पढ़कर गेम खेलता था उसे गेम जिता दिया जाता था। इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और इस्लाम अपनाने के लिए उन्हें उकसाया जाता था। धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल 3 स्टेप में चलता था। इस गैंग के पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश तब हुआ जब गाजियाबाद के एक जैन परिवार का नाबालिग बेटा जिम जाने के बहाने घर से 5 बार निकलता था और मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता था। पूरी रिपोर्ट देखिए। नवंबर 2020 यही वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने धर्मांतरण कानून लागू किया, लेकिन धर्मांतरण के मामले फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि योगी सरकार ने सूबे में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त कानून बनाया, तो धर्म परिवर्तन की साजिश रचने वालों ने नया रास्ता ढूंढ लिया, नए तरीके इजाद कर लिए। इन साजिशकर्ताओं ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जिससे पुलिस को कानो कान भनक न लगे। लेकिन साजिश का पर्दाफाश तो एक दिन होना ही है, लिहाजा गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन के बेहद हाईटेक मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हो ही गया। धर्म परिवर्तन के इस हाईटेक मॉड्यूल के बारे में जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आपको अपने बच्चे की फिक्र होने लगेगी, क्योंकि अगर आपका बच्चा नाबालिग है तो उस पर धर्म परिवर्तन गैंग की पैनी नजर है, क्योंकि उन्हें पता है कि नाबालिग बच्चों को बरगलाना सबसे आसान होता है। बस जरूरत है तो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए उनके पसंद की चीजों का फरेबी जाल बुनने की, जिसके बाद वो धीरे धीरे इस साजिश का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का ये खेल कैसे चल रहा था और कैसे पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया। कहानी शुरू होती है गाजियाबाद के जैन परिवार से, जो कविनगर इलाके में रहता है। जैन परिवार के मुखिया के मुताबिक उनका नाबालिग बेटा जिम जाने के नाम पर घंटों घंटों घर से बाहर रहने लगा, और ऐसे में कुछ दिनों में उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। परिवार से वो कटा कटा रहने लगा, और इसके बाद परिवार के इस संजीदा मुखिया ने अपने नाबालिग बच्चे पर नजर रखनी शुरू की। फिर पिछले महीने 30 मई को वो नाबालिग लड़का जैसे ही घर से बाहर निकला, उसके पिता ने उसका पीछा किया। घर से बाहर निकलने के बाद नाबालिग सीधे संजय नगर के सेक्टर 23 स्थित एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। ये देखकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बेटा मस्जिद से बाहर निकला तो पिता ने बेटे से इस बारे में बात की, जहाँ नाबालिग बेटे ने इस्लाम को जैन समेत बाकी धर्मों से बेहतर बताया, और उसने अपने पिता से बेधड़क कहा कि वो मन से इस्लाम धर्म का स्वीकार कर चुका है। घर आकर पिता ने बेटे का सामान खंगाला, उसके मोबाइल लैपटॉप की जांच की तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़े ढेरों कंटेंट मिले, जिसे देखकर पूरा जैन परिवार सन्न रह गया। एक जैन परिवार का नाबालिग बेटा धर्म परिवर्तन का शिकार हो चुका था। ऐसे में उस नाबालिग बेटे के पिता ने पुलिस को इस बात की इत्तला करने में देर नहीं लगाई, और अब पुलिस जिस तरह से इसकी पड़ताल आगे बढ़ा रही थी, परत दर परत इस धर्म परिवर्तन के मॉड्यूल का उसने पर्दाफाश किया। और ये देखकर तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई और कि किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को आगे चलाया जा रहा था। पहली गिरफ्तारी एक मस्जिद के पूर्व मेंबर के तौर पर की गई है, जिसका नाम अब्दुल रहमान बताया गया। आरोपी अब्दुल रहमान ने बताया वो संजय नगर सेक्टर 23 की मस्जिद कमेटी का सदस्य था। 2 महीने पहले ही उसे कमेटी से बाहर निकाल दिया गया था। उसने कबूल किया कि वो गैर मुस्लिम लड़कों को इस्लाम की जानकारी देता था। इसी सिलसिले में उसकी पहचान 1 साल पहले 2 नाबालिग लड़कों से हुई। इसमें एक जैन और दूसरा हिंदू था। उसने दोनों को ये बताया कि इस्लाम ही सबसे बड़ा और सबसे बेहतर धर्म है। उसके मुताबिक दोनों बच्चे उसकी बातों से धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। उसने दावा किया कि दोनों बच्चे मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ने लगे थे, लेकिन जैन फैमिली को इसका पता चल गया और पकड़े जाने के डर से उसने अपने मोबाइल की सारी हिस्ट्री और चैट डिलीट कर दी।
धन परिवर्तन का शिकार बने तीनों बच्चों में गाजियाबाद का, दूसरा फरीदाबाद का और तीसरा चंडीगढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस केस में 3 पीड़ित बच्चों से पूछताछ की है, जिसमें पीड़ित बच्चों ने धर्मांतरण गैंग के पूरे मॉड्यूल की जानकारी पुलिस को दे दी। यहाँ पर अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी नाम के जो मौलवी की गिरफ्तारी हुई है, इससे पता लगा है कि पूर्व में यहाँ पे एक जैन और 3 हिंदू युवकों, नाबालिग युवकों का धर्मांतरण प्रलोभन देके करा गया है। गाजियाबाद की उसी मस्जिद से हमारे सहयोगी प्रशांत चोरहे जुड़ रहे हैं, जहां से पूरा नेटवर्क चल रहा था। साथ ही हमारे साथ गाजियाबाद डीसीपी ऑफिस से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी जुड़ रहे हैं। पहले प्रशांत चोरहे के पास चलते हैं। प्रशांत, तो इसी मस्जिद के अंदर से ये ऑपरेशन चल रहा था, यानी क्या मस्जिद के में जो मौलवी थे, मस्जिद के जो इंचार्ज थे, उनको पता था कि इनके अंदर से क्या हो रहा है? बिल्कुल आनंद, बिल्कुल हम उसी जगह पर मौजूद हैं जिस मस्जिद की कमेटी के पूर्व मेंबर की गिरफ्तारी हुई है, अब्दुल रहमान की। और जिस तरह से अभी एक नमाज का वक्त है, कुछ ऐसे ही वक्त पर जैन परिवार का वो नाबालिग बच्चा इस मस्जिद तक पहुंचा था। और तब जब पीछा करते हुए परिवार का मुखिया जब यहां पहुंचा तो उसे पता चला कि दरअसल जिम जाने के बहाने जो घंटों उनका बेटा घर से गायब रहता है, वो दरअसल मस्जिद जाया करता था। और जब पूछताछ आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले खुलासे इसमें हुए हैं कि किस तरह ऑनलाइन गेमिंग के जरिए इन बच्चों से बातचीत आगे बढ़ी। पहले ही वो गेम जीतते चले गए, लेकिन जब हारे तो उन्हें ये बताया गया कि अगर आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो ये गेम जीत सकते हैं, और ऐसा फिर होने भी लगा। यानी एक पूरी साजिश के तहत इन नाबालिग बच्चों को फंसाने की कोशिश हुई। जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक अब जब इलाके की पुलिस ने कार्रवाई की है तो वहीं कनेक्शन जुड़ा मुंबई के नजदीक ठाणे के ही एक बद्दू से, जिससे पकड़ने के लिए यहां से टीम रवाना भी हुई। हालांकि बताया जा रहा है कि वो मौके से फरार है, लेकिन यहां गाजियाबाद में जिस तरह से एक जैन परिवार ने बकायदा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है, उसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता ये चला कि इसी तरह के कुछ और बच्चे हो सकते हैं जिनकी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साजिश के तहत अब तक तो तीन नाबालिग बच्चों का पता लगा है। दीपक बिष्ट, ये नाबालिग बच्चों का, प्रशांत मैं आपके पास जुड़ता हूं, लेकिन आपसे फिर राब्ता करेंगे। लेकिन मैं दीपक बिष्ट से ये जानना चाहूंगा कि ये जो इंटरनेशनल तरीका है, ये एक इंटरनेशनल मॉड्यूल है, ये तरीका रेडिकलाइजेशन का विदेशों में, खासकर पश्चिमी देशों में इसको पकड़ा गया है, जहां नाबालिग बच्चों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था और उनसे फिर बाद में कई रेडिकलाइज्ड एक्ट्स भी कराए गए थे। इनमें से कुछ ने जाकर बंदूकें तानकर बच्चों को, स्कूली बच्चों पर अटैक भी किया है, ऐसे भी केसेस हुए हैं। ये मॉड्यूल कब से ऑपरेट कर रहा था और क्या इसका देश भर में अलग अलग लोगों से कनेक्शन है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपका है, क्योंकि सीमा पार से ये तार जुड़ रहे हैं। यहाँ पर डीसीपी ने खुद हमसे बातचीत करके ये खुलासा किया है और ये कहा है कि इन बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनकी अब तक तादाद 4 हो चुकी है। 4 नाबालिग बच्चे हैं, जिसमें 2 गाजियाबाद से हुए हैं और एक चंडीगढ़ और एक फरीदाबाद से। इन सभी परिवारों से पुलिस संपर्क कर रही है, लेकिन जो असल बात है वो है कि जाकिर नाइक और तारिक अनवर के वीडियो इन्हें दिखाए जाते थे और ये सब इसलिए किया जाता था ताकि धर्मांतरण में आसानी हो सके। और इसी वजह से इन नाबालिग बच्चों को रेडिकलाइज इतना इस तरह से किया गया था ताकि ये दूसरी चीज़ें भूल जाएं। और बद्दो, जो एक हिंदू नाम है, उस नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई थी 2-2.5 साल पहले, और उसके पीछे था शाहनवाज नाम का एक शख्स जो फरार है और महाराष्ट्र के ठाणे में उसके लिए दबिश दी जा रही है। जो गाजियाबाद पुलिस वहाँ पर दबिश दे रही है। यानी ये जो बद्दू है, इसने जिन लड़कों को रेडिकलाइज किया था, जिन नाबालिग बच्चों को रेडिकलाइज किया था, वो बच्चे गाजियाबाद की संजय नगर की उस मस्जिद में नमाज अदा करने जाते थे और नमाज पढ़ने के दौरान वो 5 बार की नमाज पढ़ने जाते थे और घर से ये कहकर निकलते थे कि वो जिम जा रहे हैं। यानी वो बच्चे अपने घर में भी नहीं बताते थे, लेकिन माँ बाप ने पीछा करके उनका पता किया, तब जाकर पता चला कि इस मस्जिद का कोई एक 2 साल पुराना, जो जिसे निकाला गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसे 2 साल पहले निकाला गया था अब्दुल रहमान को, जो मस्जिद कमेटी के 15 मेंबरों में शामिल था। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि वो कमेटी, पर अगर इसको 2 साल पहले निकाला गया तो कोई तो मॉनिटर कर रहा होगा कि ये 5 टाइम मस्जिद जा रहे हैं कि नहीं, ये मस्जिद के अंदर किसी से मिलते थे कि नहीं, कोई अब्दुल
रहमान का साथी संगी था, जो अभी भी वहां पर ऑपरेट कर रहा था? ये सारे प्रश्न उठते हैं। दीपक, मैं वापस लौटता हूं आपके और प्रशांत के पास। प्रशांत अभी फिलहाल उसी मस्जिद के सामने है, लेकिन गाजियाबाद की मस्जिद से एक मौलवी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को अब एक और आरोपी की तलाश है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसी ने इस पूरे धर्मांतरण कांड में सबसे अहम भूमिका निभाई है। आइए बताते हैं कि यह आरोपी कौन है। पुलिस को बद्दो नाम के एक व्यक्ति की तलाश है। आरोपी बद्दो महाराष्ट्र के मुंबई का रहने वाला है, थाने डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। बद्दो ने पीड़ित को 2 साल पहले कंप्यूटर पार्ट्स बेचे थे। इसके बाद से ही पीड़ित और बद्दो के बीच बातचीत बढ़ी है, जिसके बाद नाबालिग का रुझान इस्लाम की ओर बढ़ने लगा। और आरोप यह है कि धीरे धीरे इन आरोपियों ने मिलकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। और ये देखिए, सोची समझी साजिश है। वहीं न्यूज 18 इंडिया पर गाजियाबाद के डीसीपी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अखाड़ा में इस वक्त ये डिटेल्स आ रही है कि गाजियाबाद के डीसीपी का कहना है कि धर्मांतरण का ये पूरा नेटवर्क सीमा पार से चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जाकिर नायक और तारिक अनवर के वीडियो दिखाकर दूसरे धर्म के नाबालिग लड़कों को ब्रेन वॉश किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल मॉड्यूल है, ये कह रहे हैं गाजियाबाद के डीसीपी। लेकिन इसी तरह के रैकेट्स को पश्चिमी देशों में भी ब्रेक किया गया है, उनको एक्सपोज किया गया है। यही तरीका, और खासकर नाबालिग बच्चों को टारगेट करना, क्योंकि उनको बहलाना फुसलाना आसान होता है। उनकी बुनियादें उनके खुद के धर्म के साथ ज़्यादा तेज, ज़्यादा जड़ी और ज़्यादा मजबूत नहीं होती, तो इसीलिए इनको बरगलाना आसान हो जाता है। और ये बच्चा तो जैन परिवार का था, ये पीड़ित। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, कैसे ये मामला आप तक पहुंचा है? 30 मई को एक नाबालिग जैन लड़का के पेरेंट्स थे, वो पुलिस के पास आए। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का बहला फुसला के धर्मांतरण कर दिया गया। इसमें तत्काल ही हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया। इसमें 2 लोगों का नाम सामने आया था। बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी थी, जिनका असली नाम हमको शहनवाज मकसूद खान हम लोगों ने स्टैब्लिश कर लिया है। साथ ही साथ दूसरे एक मस्जिद के मौलवी का नाम सामने आया था। इसमें हम लोगों ने मस्जिद के मौलवी से पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी है और हमारी टीम महाराष्ट्र रवाना हो गई है, जिसमें कि बद्दो और शहनवाज की भी हम जल्दी अरेस्टिंग कर लेंगे। तो कितने कैरेक्टर अब तक सामने आए हैं, क्योंकि कई किरदार अलग अलग तरीके से इनको बहला फुसला रहे होंगे? अभी देखिए, बद्दो की अरेस्टिंग के बाद हमको और चीज़ें पता लगेंगी, पर इनका जो धर्मांतरण करने का तरीका था वो ऑनलाइन माध्यम से करते थे, जिसमें कि फोर्टनाइट नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको ये इस्तेमाल करते थे, जिसमें कि हिंदू लड़के की आईडी बना के, फेक आईडी बना के इनको अट्रैक्ट करा जाता था गेमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से। उसके बाद जब ये इनको आयतें पढ़ने के लिए बोला जाता था ताकि ये गेम जीत पाएं, और जब वो गेम जीत जाते थे उनका ट्रस्ट बढ़ जाता था। उसके बाद इनको डिस्कॉर्ड नाम की एक चैट इंजन है जिसपे बोला जाता था कि आप उस पर आके बात करिए हमसे। और फिर डॉक्टर जाकिर नायक, जिनको प्रतिबंध लगा दिया गया था भारत में, उनकी वीडियो शेयर करके इनका धर्मांतरण करा जाता था। और बाद में जब एक बार धर्मांतरित हो जाते थे तो डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस दिखा के इनको और हार्डलाइनर बनाने की बात करते थे। प्रशांत चुरेह के पास वापस चलते हैं। प्रशांत, इस मस्जिद के अंदर अगर वो कमेटी मेंबर, मस्जिद का कहना है कि 2 साल पहले कमेटी मेंबर से बाहर कर दिया गया था, तो मस्जिद के अंदर भी तो कोई होगा। अगर सरफराज का नाम सामने आ रहा है, अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया, तो ये कौन है एक और व्यक्ति तारिक जमील? इसका क्या इस पूरे केस से रिलेशन है? और क्या ये बच्चे मस्जिद के अंदर किसी से मिलते थे? कोई नोट करता था कि ये रोज आ रहे हैं कि नहीं, 5 बार आ रहे हैं कि नहीं? देखिए आनंद, ये एक बड़े सवाल हैं और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं, उसी मस्जिद में पहुंचे हुए हैं जहां की कमेटी का वो पूर्व मेंबर था अब्दुल रहमान, जिसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ लगातार आगे जारी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि दरअसल किसी व्यक्ति विशेष ने अगर कोई गलत काम किया है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है और पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ा रही है तो ये भी पता चल रहा है कि जिन पर यह आरोप लग रहा है इस नेक्सस में, उनके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस क्या संदेहास्पद हैं, और इसीलिए क्या ये उस ओर इशारा करता है कि एक बड़ी फंडिंग भी ऐसे गिरोह को होती थी ताकि वो इस तरीके से नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश करें और फिर उसके बाद लगातार धर्मांतरण की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। ये वो मस्जिद है जहां पर नमाज पढ़ने का वक्त जब होता था तो वो नाबालिग जैन परिवार का बच्चा आ रहा था, और फिर उसके बाद जब परिवार के मुखिया ने ये देखा कि उनका बच्चा जिम जाने के बहाने मस्जिद कैसे पहुंच गया है,
तब उसने इस बात की शिकायत की है और पड़ताल आगे देखिए बढ़ी है। इसमें लेकिन पॉक्सो एक्ट भी लागू होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये नाबालिग बच्चे थे। प्रशांत, मैं वापस आता हूं आपके पास और दीपक बिष्ट के पास भी कुछ किरदारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उन 9 किरदारों के बारे में आपको बता दें जिन पर एक जैन नाबालिग लड़के का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। सबसे पहले पहला किरदार आपके सामने आता है, यह है आरोपी अब्दुल रहमान, जिसको कि अब गिरफ्तार कर दिया गया है। यह मस्जिद कमेटी का मेंबर था, मौलवी था। दूसरा किरदार बद्दो, जिसका नाम अब सरफराज के नाम से बताया गया, शाहनवाज के नाम से अभी डीसीपी ने बताया। तीसरा किरदार अथर्व, इसका एक्चुअल नाम क्या है इसको पता करने की आवश्यकता है। चौथा किरदार सखाम, पांचवा किरदार फहीम, छठा किरदार यहां सामने आता है करण, सातवां किरदार है नन्नी, आठवां किरदार है शाबाज और 9वां किरदार है नव्या। ये नव्या कौन है ये जानने की आवश्यकता है। ये 9 किरदार इस पूरे गैंग में जुड़े हैं, इस पूरे धर्मांतरण मॉड्यूल से जुड़े हैं, जो कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म यानी हाईटेक तरीके से और खासकर नौजवान नाबालिगों को टारगेट कर रहे हैं, जो अभी तक इनका ये मेजर नहीं हुए हैं। इनके पास लीगली ये नहीं कहा जा सकता कि इनके पास ये राइट है कि वो क्या चूज करें और क्या नहीं। इन सभी किरदारों में कुछ किरदार हिंदू नाम वाले भी हैं, लेकिन जैसा कि पुलिस ने दावा किया है कि धर्मांतरण गैंग हिंदू नाम बदलकर ऐसे नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बनाता था। तो हो सकता है कि इन किरदारों में जो हिंदू नाम आपको अभी नजर आ रहे हैं वो शायद असली नाम नहीं है, एलियासेस हैं, अज्यूम्ड नाम है। असल में वो मुस्लिम हो सकते हैं। पीड़ित का भरोसा जीतने और उसे प्रभाव में लाने के लिए हिंदू बनकर उससे बात करते थे ताकि वो जल्द से जल्द इस्लाम कबूल कर ले। पुलिस की एफआईआर इन सभी किरदारों का जिक्र भी करती है। चलिए दीपक बिष्ट के पास चलते हैं। कविनगर थाने से प्रशांत, मैं जानता हूं वो मस्जिद के सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार मैं दीपक बिष्ट के पास जाऊंगा। दीपक, पुलिस का क्या कहना है? ये सारी अज्यूम्ड जो आइडेंटिटीज हो सकती हैं, ये कहीं ना कहीं जैसे लड़कियों को बरगलाने के लिए हिंदू आइडेंटिटी अज्यूम कर दी जाती थी लव जिहाद वाले मामले में, यहां पर लड़कों को भी बरगलाने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि देखो मैं हिंदू हूं फिर भी मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं, तुम भी हिंदू हो, तुम जैन हो, तो गैर मुस्लिम को बरगलाने के लिए क्या ये अज्यूम किया गया? और इसमें से क्या किसी एक किरदार का नाम भी अब सामने आ रहा है? तारिक कौन है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरह से यहाँ पर हिंदू लड़कों का नाम यहाँ पर बनाया जा रहा था और जो फर्जी आईडी थी, क्योंकि शाहनवाज खान यानी खान शाहनवाज उसका नाम था, जो बद्दो सिंह नाम से फर्जी आईडी चला रहा था और लड़कों को बरगला रहा था। इन फर्जी आइडियों के सहारे वो कई ऐसे वीडियोस इनको दिखाते थे जिसमें वो रेडिकलाइज हो सके, चाहे वो जाकिर नाइक हो या फिर तारिक जमील हो, क्योंकि ये लोग जो वीडियोस इस्लाम को लेकर प्रसारित करते हैं उन वीडियोस के जरिए इनको रेडिकलाइज करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। और पुलिस का कहना है कि ऐसे कई जितने भी नाम अब तक सामने आए हैं ये सभी फर्जी नाम हैं, क्योंकि जो नन्ही एक नाम आया है, नन्ही वही नाम है जो मौलाना अब्दुल रहमान का नाम है, क्योंकि जो मौलवी मस्जिद के थे 2 साल पहले जिनको निकालने का दावा इस वक्त किया जा रहा है, ये नाम नन्ही नाम से होता था। ये सभी लोग हिंदू नाम का इस्तेमाल करके उन नाबालिगों को बरगलाते थे और उनको लगातार ऐप के जरिए, गेमिंग खेलने के जरिए यहाँ पर आयत पढ़ाया करते थे। ये सब देश भर में फैले हुए थे दीपक, या फिर सिर्फ गाजियाबाद से ही ऑपरेट करते थे? क्या इनका देश भर में इनका ऑपरेशन था? अलग अलग जगह से सोशल मीडिया के थ्रू ये कनेक्टेड थे ये सारे किरदार जो हैं आरोपी? देखिए ये जितने भी जो नेटवर्क है आनंद, ये मुंबई महाराष्ट्र के ठाणे से भी यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो आरोपी खान शाहनवाज जिसका नाम है, जो बद्दो नाम से, जो हिंदू नाम से एक फर्जी फेक आईडी चला रहा था, वो महाराष्ट्र के ठाणे से उसकी लोकेशन मिली, जिसके बाद उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीम वहाँ पर पहुंची, लेकिन वहाँ से वो फरार हो चुका है। क्योंकि बद्दो के खिलाफ जब पहली बार शिकायत दी गई थी नाबालिग के परिवार के द्वारा, तो बद्दो उसी जो शाहनवाज है, जो बद्दो का नाम इस्तेमाल कर रहा था, फर्जी नाम था बद्दो, इस फर्जी नाम के सहारे उसे पता चला कि उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी थी। उसके बाद वो भूमिगत हो गया था और इसी वजह से पुलिस का कहना है कि उसके लिए ट्रेस करने के लिए टीमें लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी इस केस में इसलिए अहम मानी जा रही क्योंकि वो सारे गेमिंग नेटवर्क का सरगना बताया जा रहा है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज है और सीमा पार से उसको संकेत मिल रहे थे। हो सकता है कि पैसा भी उसे मुहैया कराया जा रहा हो। इस मैं बस जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं दीपक, ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म था इनके खुद का बनाया हुआ था या किसी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पर
पर इनका ये चल रहा था, एस्टेब्लिश्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म पर इनका ये मॉड्यूल चल रहा था? देखिए, अभी तक पुलिस का कहना है कि जिस तरह से उनके सामने 2-3 गेमिंग वेबसाइट जो एप्लीकेशंस आई हैं, वो जैसे फोर्टनाइट आई है और डिस्कॉर्ड आई है, उसके अलावा कई और भी हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को कहां किस तरीके से किया जा रहा था। अभी नाबालिगों के बयान होने जरूरी हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जब तक वो पूरी पूछताछ नहीं कर लेते किस तरह से उन्हें बरगलाया जाता था और क्या क्या कहा जाता था, ये सब अभी परिवार की शिकायत के आधार पर हुआ है। जबकि जो पीड़ित, असल में जो पीड़ित नाबालिग हैं जिनको धर्मांतरण यहाँ पर जिनका किया गया था, उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। और किस तरह से ये ऐप के जरिए उनसे जुड़ते थे, कैसे ऐप में बताया जाता था, क्या ग्रुप होता था, ये सारी चीजें जो है अभी पूछताछ का विषय है और इसलिए पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट के जरिए ये सारी चीजें बाहर जी। धन्यवाद दीपक प्रशांत। मैं वापस आपके पास आता हूं। बड़ी खबर फिर से आ रही है इसी केस से जुड़ी हुई। गाजियाबाद में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश होने के बाद यूपी सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से ले लिया है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने गाजियाबाद मामले को गंभीर बताया है और कहा है कि इस मामले में कमेटी बनाकर 1 सप्ताह के अंदर जांच पूरी करवाई जाएगी। बहुत ही अजीबोगरीब मामला आया है। अब इस तरीके का मामला शायद ये पहली बार है जब एक गेम एप्लीकेशन के जरिए एक मस्जिद कमेटी का जो पूर्व सदस्य था, जो आरोपी था, वो नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मान सकता है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए उत्साहित और उपेक्षित करके उसको डरा धमका के धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। बच्चे अबोध होते हैं, हमारे देश की धरोहर है। और इस तरीके से यदि कोई मस्जिद को टारगेट बनाकर इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो कानूनी कार्रवाई कड़ी होगी और उस मस्जिद से जहां से ये कार्यक्रम चल रहा है उसकी भी मैं गंभीरता से जांच करा के कार्रवाई करूंगा। देखिए, दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद जायज है कि हड़कंप मचा है। एक तरफ जहां गाजियाबाद की पुलिस बद्दू सिंह नाम के आरोपी की तलाश में है, जिसका नाम बता रहा है कि वो शहनवाज खान है या खान शहनवाज है, वो महाराष्ट्र निकल चुकी है। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में आइए आपको बता देते हैं कि यूपी में लागू धर्मांतरण कानून के बारे में और उसके अंदर किस तरह के क्लॉजेस हैं जिसके लागू होने के बाद भी धर्मांतरण गैंग की साजिशें कम नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू हुआ है। विक्टिम उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन यूपी से बाहर है। 27 नवंबर 2020 से यह कानून उत्तर प्रदेश में लागू है। इस मामले में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। वहीं पीड़ित अगर महिला या नाबालिग या SC ST का हो तो 2 से 10 साल तक की कैद भी हो सकती है। वहीं जुर्माना कम से कम 25,000 रुपए तक का भी लगाया जाएगा। अगर अपराध जबरन सामूहिक धर्मांतरण का हो तो 3 से 10 साल तक की कैद भी हो सकती है। वहीं जुर्माना कम से कम 50,000 रुपए तक का भी लगाया जाएगा। और अगर अपराध जबरन धर्मांतरण का हो तो मुआवजा 5 लाख रुपए तक मिलेगा और यह मुआवजा दोषी द्वारा पीड़ित को देना होगा। और वहीं अगर अपराध बार बार जबरन धर्मांतरण का होगा तो सजा की बात करें तो अधिकतम 20 साल तक की कैद हो सकती है। यानी आमतौर पे उम्र कैद 25 साल की मानी जाती है, उससे सिर्फ 5 साल कम 20 साल तक की कैद हो सकती है। तो ये गैंग अगर बार बार ये कर रहा था और वो भी नाबालिगों के साथ, तो किस तरीके का पनिशमेंट इनके साथ होना चाहिए, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये ऑनलाइन और हाईटेक तरीके से कर रहे हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करके। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती।